देखो काइनेमेटिक्स में हमने स्ट्रेट लाइन मोशन अब तक डिस्कस किया और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। ये सब वेक्टर टर्म हम बार बार सुन रहे हैं। तो फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये डेफिनेशन है, राइट? एंड स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड। तो थोड़ा सा इसको और ज़्यादा डिटेल में समझें बात को। हम जिन भी क्वांटिटीज को नेचर में देख रहे हैं, देखो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो नेचर में जो होने वाले फिनोमिनाज हैं उनको ही एज जो वो लॉ फॉलो कर रहे हैं उनको ही स्टडी करना है, राइट? तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हमें ऑब्जर्व होती हैं जिन क्वांटिटीज के साथ अगर डायरेक्शन ना बताई जाए, यानी उनके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड है और अगर वो डायरेक्शन हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो क्वांटिटी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं होती है। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल समझो आप, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं। नाउ फोर्स का इफेक्ट क्या है? फोर्स का इफेक्ट है कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देना, ठीक है ना? तो मान लो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उस पर कोई फोर्स एक्ट हुई और वो मूव होने लगा। तो इस बात को स्टडी करना है कि उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो किस डायरेक्शन में मूव हुआ। तो आपको बताना पड़ेगा कि फोर्स हमने किस डायरेक्शन में लगाई। और ऐसे ही जैसे अब वन डायमेंशनल जो पढ़ा उसी को समझो आप। अगर मैं ये कहूं कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और मैं कहूं कि एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आफ्टर 4 सेकेंड्स क्या होगा? तो आपको जब तक ये नहीं बताया जाए कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या, तो आप कैसे ये जज करोगे कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? बिकॉज अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में है तो उसने सपोर्ट करना है, और अगर वो उसके अपोजिट है तो उसने उसको अपोज करना है। तो अगर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन दो क्वांटिटीज को बिना डायरेक्शन के डील करने जाएंगे तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अभी तो बाय चांस हम वन डायमेंशन से ही डील कर रहे हैं, हमें नेक्स्ट 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन पे जाना है तो ये बात और बढ़ जाती है। तो ये समझें आप बात को कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनके डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया तो वो इनकम्प्लीट है। अरे वो समझे? तो वेक्टर क्वांटिटीज को डील करते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रही हैं और उन सब फोर्सेस के का रिजल्ट कोई एक सिंगल फोर्स है, तो हम कैसे जज करें, कैसे फाइंड आउट करें कि नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग का रिजल्टेंट फोर्स क्या है? जैसे एक कार को 10 लोग पुश कर रहे हैं, लेकिन 10 लोगों का पुश अगर एक सिंगल पुश शो करना हो कि वो कितना है, बिकॉज कार पर जो इफेक्ट है ड्यू टू फोर्स, तो इन 10 लोगों की अप्लाइड फोर्स इक्वलेंट टू वो कौन सी सिंगल फोर्स है जिससे हम उस इफेक्ट को स्टडी करें। तो ये जो रिजल्टेंट, यानी इसको हम बोल देते हैं एडिशन, हाउ दी वेक्टर्स आर एडेड बिकॉज नंबर ऑफ फोर्सेस दे आर एडेड टुगेदर एंड प्रोड्यूसिंग सम नेट फोर्स। तो कहीं कहीं हमें नीड है कि हम वेक्टर्स ऐड करें। जैसे बहुत सिंपल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ आपने, एक ऑब्जेक्ट ने किसी एक इंटरवल ऑफ टाइम में s1 डिस्प्लेसमेंट किया, फिर नेक्स्ट इंटरवल में s2 किया, तो टोटल कितना किया? तो वैसे तो एज वेक्टर s1 प्लस s2 किया, लेकिन
जब तक इस S1 इस S2 की डायरेक्शन ना बताई जाए तो आप नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते हैं। आ रहे हो समझ में? तो वेक्टर्स का एडिशन, मे बी वो डिस्प्लेसमेंट हो, मे बी वो फोर्स हो, हमें बहुत जगह रिक्वायर्ड होता है। हाउ डू वी फाइंड the resultant of number of vectors when they are acting on a body? यानी हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे। ऐसे ही हमें बहुत बार डिफरेंस चाहिए। जैसे आप कहें कि किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी चेंज हो गई और फाइनल वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन है, तो इस ऑब्जेक्ट का चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ। नाउ चेंज इन वेलोसिटी विच यू कॉल एज डेल्टा वी, तो वो तो v फाइनल माइनस v इनिशियल होता है। नाउ v फाइनल भी एक वेक्टर है, v इनिशियल भी एक वेक्टर है, तो आपको दो वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट करने हैं और सब्ट्रैक्ट करके आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट इज अगेन ए वेक्टर। ठीक है ना? तो हाउ डू वी फाइंड दैट? तो हम नेक्स्ट, बिफोर गोइंग इनटू 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन, हमें थोड़ा सा हाउ टू डील विद द वेक्टर क्वांटिटीज, हाउ vector quantities are added, how they are subtracted, even vectors can be multiplied, तो how vectors are multiplied, vector quantities are multiplied। तो ये सारी बात हमें पहले समझनी है। तो हम अभी नेक्स्ट एक टॉपिक मैं ऐसा ही लिख रहा हूं, वेक्टर्स, और इस टॉपिक के अंडर हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ये तीन चीजें हम मेनली पहले समझेंगे। तो सबसे पहले हाउ दी वेक्टर्स आर एडेड, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर क्वांटिटी कोई भी हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि फोर्स हो सकती है, तो अभी ये जनरलाइज बात हो रही है। उस वेक्टर क्वांटिटी का नाम फोर्स होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे आगे, जो भी हो। बट जब भी कहीं आप कोई दो वेक्टर्स ऐड करेंगे तो व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉलोड, ये हम एक बात समझ रहे हैं। हम यहाँ उस वेक्टर का क्वांटिटी का नाम क्या है अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो बहुत आसान सी बात, जैसे आप डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ चुके हो, डिस्प्लेसमेंट में ये क्लियर था कि अगर मैं ये एक डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है ना, A to B, तो ये शो करने के लिए एक एरो बनेगा ही बनेगा। उस एरो की ये टेल है, ठीक है, और ये उस एरो का हेड है। तो टेल ऑफ एरो क्या शो कर रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट। हेड क्या शो कर रहा है? फाइनल पॉइंट। तो हर वेक्टर, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, वो एक एरो से ही रिप्रेजेंट होता है। हाउ ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन सम डायग्राम, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है। और जैसे मान लो ये 10 मीटर हुआ, तो 10 मीटर क्या है? उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो आप इस लेंथ को 10 मीटर मान रहे हो, तो यहां से आप समझें कि वेक्टर जब एरो से रिप्रेजेंट होगा तो जो लेंथ ऑफ एरो होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। एनी वेक्टर क्वांटिटी is represented by an arrow. That arrow has a tail, a head, and head of the arrow gives the direction of that vector, and length of the arrow gives the magnitude of that vector. ठीक है, पहली बात। अब मान लो ये कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ A to B, और ये S1 है, तो S1 वेक्टर है, और फिर B से C गए, तो ये S2 वेक्टर है। इसकी अपनी डायरेक्शन है, इसका अपना मैग्नीट्यूड है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या सीखा हमने कि स्टार्टिंग पॉइंट टू लास्ट पॉइंट आप ज्वाइन करेंगे
तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट में हमने डिस्प्लेसमेंट के ऐसे क्वेश्चंस भी किए हैं ऑलरेडी कि S1 की एक डायरेक्शन है, S2 की एक डायरेक्शन है, और जो इनका नेट डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर है उसकी अपना ही मैग्नीट्यूड है, उसकी अपनी लेंथ है और उसकी अपनी ही डायरेक्शन है। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर एडेड, वो वेक्टर्स कुछ भी हों, मेथड ऑफ एडिशन वही है जो डिस्प्लेसमेंट में हमने किया। अरे समझ में, यानी आप जैसे ये एरो टेल हेड और अगला एरो फिर टेल हेड ऐसे शो किया हुआ, तो कोई भी दो वेक्टर जब ऐड किए जाते हैं तो एक वेक्टर डायग्राम, मतलब हमें उसका रिजल्टेंट ढूंढना है अगर, तो हम एक वेक्टर डायग्राम बनाते हैं और हर वेक्टर को जो ऐड होना है उसको एज एरो शो करते हैं और एक ही ऑर्डर में उनको शो करते जाते हैं, यानी टेल हेड, और फिर स्टार्टिंग टेल टू लास्ट हेड जो भी आपके पास लाइन बनती है वो उन वेक्टर्स का सम होता है। उसकी जो लेंथ होगी वो उस नेट का मैग्नीट्यूड होगा और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेट डायरेक्शन होगी। जैसे एग्जांपल से यहां तो लिखेंगे S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर इज व्हाट, S वेक्टर। अब ये हो सकता है ये 2 है, ये 5 है, तो ये अलजेब्रिक एडिशन नहीं है, मतलब ये S जो है ये 2 + 5 नहीं है, ये S अपने आप में कोई लेंथ है जो ट्राइंगल सॉल्व करके सॉल्व होनी है। तो वेक्टर एडिशन, हम प्लस साइन लिख रहे हैं, हम एडिशन वर्ड यूज कर रहे हैं, बट समझना है कि इट इज नॉट अलजेब्रिक एडिशन। इसका मैग्नीट्यूड अलग है और रिजल्ट का मैग्नीट्यूड अलग है। ये खाली एक वेक्टर इक्वेशन है जो शो कर रही है कि इन दोनों का सम यानी रिजल्टेंट ये कोई एस वेक्टर है। तो जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल से देखिए, हम डिस्प्लेसमेंट में बहुत इजीली जानते हैं कि अगर S1 डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स ईस्ट हुआ और S2 डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ हुआ, ठीक है, नॉर्थ का मतलब इसके राइट एंगल डायरेक्शन में, तो सपोज ये 5 मीटर हुआ और ये 12 मीटर हुआ, तो रिजल्टेंट जो नेट डिस्प्लेसमेंट है एस नेट वो ये है, ये एरो है। उस एस नेट का मैग्नीट्यूड क्या है, तो वो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट यानी कि 13 मीटर है। ये हमने ट्राइंगल से सॉल्व किया, और अगर ये राइट एंगल ना होता, ये किसी और डायरेक्शन में होता तभी ट्राइंगल बनता, तो वो ट्राइंगल कैसे सॉल्व होता, तो शायद कोसाइन रूल हमें लगाना पड़ता। ये अब इजीली पाइथागोरस से हो रहा है। और इस एस नेट की डायरेक्शन क्या, तो ईस्ट डायरेक्शन के साथ ये कोई एंगल थीटा, tan थीटा इज 12/5, जिसका मतलब थीटा इज tan इनवर्स 12/5, ठीक है, और विद ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। ऑलरेडी डिस्कस हुई ये बात, इसको क्या बोलना है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मैंने डिस्प्लेसमेंट के ऐसे एग्जांपल्स आपको पहले भी कराए हैं, ठीक है, लेकिन यही बात हर तरह के वेक्टर पे एप्लीकेबल है। क्या मतलब, जैसे मान लो ये दिया जाए कि ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर एक फोर्स यहां एक्ट होती है और ये फोर्स F1 है और ये 5 न्यूटन है, ये ईस्ट डायरेक्शन, राइट, और ऐसे ही ये नॉर्थ डायरेक्शन है और एक फोर्स यहां एक्ट होती है नॉर्थ में, ये F2 फोर्स है और इसका मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन। और हमें फाइंड आउट करना है कि इस ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या है। तो हम जो भी दो वेक्टर्स ऐड करने होते हैं, वी प्लॉट ए वेक्टर डायग्राम। हम F1 को रिप्रेजेंट किया एक एरो से, और जो F1 की डायरेक्शन है उसको ईस्ट नाम दे दिया क्योंकि हमें ईस्ट गिवन है। अब इसके हेड से जो सेकंड वेक्टर ऐड होना है ना, उसको शुरू करना।
अब वो सेकंड वेक्टर नॉर्थ में था और ईस्ट से नॉर्थ जाएंगे तो यहां जाना पड़ेगा, तो मैं F2 यहां शो कर रहा हूं। ठीक है, ये F2 वेक्टर, ये कहां है, ये नॉर्थ की तरफ है। कितना लेंथ है, 12 है। तो इन दोनों का नेट ये है, यानी हम जितने भी वेक्टर्स ऐड कर रहे होते हैं उनको एक डायग्राम प्लॉट करते हैं, जिस डायग्राम में हम एक ऑर्डर में उनको बनाते जाते हैं। टेल, हेड, उस हेड से फिर नेक्स्ट वेक्टर, मान लो 2 की जगह 3 ऐड कर रहे हैं तो फिर उसके फिर नेक्स्ट जा सकते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, मैं S1 गया, मैं S2 गया, मैं S3 गया, तो नेट क्या गया, तो टेल से लास्ट हेड। तो ऐसे ही जो भी वेक्टर्स ऐड करने होंगे, मेथड ऑफ एडिशन ये है कि आप एक डायग्राम प्लॉट करेंगे और जो वेक्टर्स ऐड होने वाले हैं, जैसे F1 और F2 ऐड होना है, उनको एक ऑर्डर में बनाते जाएंगे एज पर द डायरेक्शंस गिवन। और फिर आपके पास उस डायग्राम में स्टार्टिंग टेल टू लास्ट हेड जो एरो बनेगा वो उनका सम होगा, यानी F1 और F2, ये आपके पास F नेट है। अब इस फिगर में, क्योंकि ये ट्राइंगल है, इसमें अगर ये साइड 5 है और ये साइड 12 है और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये साइड, यानी इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसा मॉड लिखते हैं, मॉड, ऐसा मॉड मतलब मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यानी कि 13 न्यूटन। इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट 13 न्यूटन है। और किस डायरेक्शन में, तो सेम जैसे पहले किया आपने कि ये थीटा जो है ये tan इनवर्स 12/5 है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी इधर और इधर फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में नेट इफेक्ट फील करेगा। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हम थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, बट ये जो भी थ्योरी डेवलप हुई है ये हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है ना। आप इमेजिन करो कि एक, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर इधर फोर्स लगे और इधर भी फोर्स लगे, यानी कोई इसको यहां से पुल करे और कोई इसको यहां से पुल करे, तो व्हाट इज योर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कि ये ऑब्जेक्ट यहां कहीं चलता है। अरे सुने, अगर इसको इस डायरेक्शन में पुल करो, साइमल्टेनियसली यहां भी पुल करो, तो ना ये इधर जाता है ना ये इधर जाता है, ये इन दोनों के बीच में कहीं जाता है। तो ये यही आपको यहां ये रिजल्ट मिलता है कि इस फोर्स और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, फोर्स का काम होता है एक्सेलरेशन देना। 9th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है F=ma। इस ब्लॉक का मास अगर m है तो इन दोनों फोर्सेस के एक्ट होने पर इस ब्लॉक को एक्सेलरेशन कितना मिलना है, तो आपने इन दोनों का नेट ढूंढा, नेट आता है 13, तो 13 अपॉन इसका मास, ये इसका एक्सेलरेशन होगा। और यानी अगर यह रेस्ट में है तो रेस्ट में ऑब्जेक्ट हो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में स्पीड अप होता है, तो इन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में स्पीड अप होगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या है एक्सेलरेशन का, F अपॉन मास, डायरेक्शन ये है आपके पास। तो मेथड ऑफ एडिशन ऑफ एनी टू वेक्टर्स, आपने उस गिवन वेक्टर्स को जो भी डायरेक्शंस हैं, एक वेक्टर डायग्राम प्लॉट करना है। उस वेक्टर डायग्राम में सभी वेक्टर्स जो ऐड होने हैं, डिस्प्लेसमेंट के केस को माइंड में रखो, आपने एरो से बनाते जाना है एक ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब क्या, पहला वेक्टर बनाया टेल हेड, दूसरा इसी हेड से स्टार्ट होगा, यानी दूसरे की टेल इसके हेड पे आएगी। मान लो 3 वेक्टर हैं तो तीसरे की टेल दूसरे के हेड पे आएगी। इस तरह से हम डायग्राम बनाते जाएंगे और फाइनली स्टार्टिंग टेल टू लास्ट हेड एक एरो बनेगा। उस एरो की लेंथ, जैसे यहां
जो ये एरो बनता है उसकी लेंथ हमने ढूंढने के लिए ज्योमेट्री की हेल्प ली, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ली। ऐसे आप किसी फिगर में जो आपके पास अननोन साइड होगी वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो ज्योमेट्री का काम है, ट्रिग्नोमेट्री का काम है। अभी हम वो सब नहीं सीख रहे हैं यहाँ पर। हम कोसाइन लॉ लगाएंगे, वो ट्राइंगल बनेगा तो ट्रेपेजियम बनेगा तो कुछ भी पॉलीगन बन सकता है। तो वो कैसे ढूंढेंगे वो भी छोड़ दो, मेथड समझो खाली कि हम स्टार्टिंग टेल टू लास्ट हेड जो हमारा एरो बनेगा उस एरो की अपनी एक डायरेक्शन होगी जो हमें नेट डायरेक्शन बताएगी। ऐसे ही उसकी अपनी एक लेंथ होगी जो हमें उस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगी। ठीक है, और एक एग्जांपल यही देख लेते हैं। सपोज इस ब्लॉक में ये दो फोर्सेस जो शोन हैं, सपोज इनके अलावा आपको यहां 30 डिग्री F1 से 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ यहां भी कोई फोर्स एक्टिंग थी F3, और सपोज वो कुछ 8 न्यूटन है और हमें ढूंढना है व्हाट इज F नेट। व्हाट इज F नेट? तो वेक्टर इक्वेशन है कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ये बना दिया जाए। बट ये तो लिख दिया, बट करना कैसे? तो यू हैव टू प्लॉट ए वेक्टर डायग्राम जिसमें मैंने पहली फोर्स 1 एक एरो से शो की, ये एरो F1। इस F1 से 30 डिग्री डायरेक्शन में F3, तो यहां से 30 डिग्री शो किया F3, इससे 30 डिग्री, और फिर F2 F1 T था, यानी यहां से ये जो F1 की डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है, लाइक दिस। तो ये F1 एरो, ये F2 और F3 सॉरी, ये F3 और ये आपके पास F2। ठीक है, ये साइड 5 है, ये साइड 8 है और ये साइड 12 है। अब ये स्टार्टिंग टेल और ये लास्ट हेड, तो आप इसको ज्वाइन कर दें। ये आपके पास F नेट। ये ट्राइंगल जब था तो इजीली सॉल्व हो गया था। अभी ये फिगर में ये साइड 5, ये साइड 8, ये साइड 12, ये साइड, ये कैसे फाइंड आउट होगी? हमारे पास कोई आसान सा मेथड नहीं है, कोई ऐसे फॉर्मूलाज हमने याद नहीं किए हुए, वो अलग बात है। ठीक है, बट आप मेथड समझें कि इस फिगर में ये जो लेंथ आएगी वो लेंथ, वो वैल्यू नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड है। और साथ ही साथ फर्स्ट वेक्टर ईस्ट में था, ये ईस्ट था, तो आपके पास नेट जो वेक्टर आ रहा है वो कोई एंगल थीटा बनाता है ईस्ट के साथ टुवर्ड्स नॉर्थ। वो थीटा कितना है वो अभी पता नहीं, वो अलग इशू है कि सॉल्व कैसे होना है। लेकिन आप अभी थ्योरेटिकल बात समझें। हमें जनरली क्वेश्चंस में, क्योंकि हम इस तरह के पॉलीगन्स को जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें ज्योमेट्री में ऐसा कोई आसान सा तरीका नहीं है, तो हमें मोस्टली जो केस आएगा वो 2 वेक्टर्स ही ऐड करने का आता है जिसमें वो इजीली ट्राइंगल बन जाता है। और ट्राइंगल सॉल्व करना हमें आता है, ट्राइंगल राइट एंगल हो या ना हो। राइट एंगल नहीं भी है तो लॉ ऑफ कोसाइंस यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 साइड्स नोन है, एंगल नोन है, तो थर्ड साइड सॉल्व हो जाती है, राइट। तो मोस्टली हमें वैसा ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन अभी हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं दैट हाउ दी वेक्टर क्वांटिटीज आर एडेड। अब ये नंबर, ये फोर्सेस 3 है कि 4 है कि 5 है, कितनी भी फोर्स हो सकती हैं, आपने अकॉर्डिंगली 1 से पहले 2 बनाया, 2 से 3 बनाया, 3 से 4 बनाया, 4 से 5 बनाया, 5 6 बनाया, जितने भी वेक्टर्स हैं आप एज पर द डायरेक्शन, जैसे F3 का इससे एंगल पता था, F2 का इससे पता है, कोई F4 आ जाए उसकी अपनी डायरेक्शन आ जाएगी, तो सब बनाते जाएं। तो फाइनली आप जैसे एक तरह से डिस्प्लेसमेंट आप शो करते जा रहे हैं।
तो स्टार्टिंग टेल टू लास्ट हेड आपके पास एक नेट एरो आएगा, वो उन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ये एक मेथड हुआ एडिशन का। जिसमें क्योंकि ट्राइंगल का केस इजी है सॉल्व करना, तो टू वेक्टर्स ऐड करें तो उनके एडिशन से जो रिजल्ट आएगा वो हम थोड़ा याद ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें ट्राइंगल सॉल्व करना लॉ ऑफ कोसाइन से आता है। और वो ये है कि मान लो ये एक पॉइंट, ये जैसे 4 शो किया था, यहां पर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। दे कैन बी टू फोर्सेस। एक और जनरल सी बात समझो कि हम इसी फिगर में इसी को यूज कर सकते हैं एज वेक्टर डायग्राम। किसी भी वेक्टर को वेक्टर डायग्राम में आप कहीं भी पैरेलल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके शो कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कहने का मतलब, जैसे मुझे नॉर्थ में एक एरो बनाया था हमने, ये एरो नॉर्थ में यहां की बजाय यहां ले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन दी वेक्टर डायग्राम यू कैन ऑलवेज ट्रांसपोर्ट ए वेक्टर टू एनी ऑफ इट्स पैरेलल पोजीशन, क्योंकि जो लेंथ ये है वही लेंथ ये है, जो डायरेक्शन इसकी है वही इसकी है, तो इसको यहां शो करना कि यहां शो करना एक ही बात है। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये जैसे डिस्प्लेसमेंट S1 है, हम एडिशन करते हैं तो बाय रूल हमें उसको यहां बनाना है, वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर डायग्राम में यहां शो कर दूं तो कुछ गलती नहीं है, वो एक ही बात है, क्योंकि हमने इसके पैरेलली इसको शो किया है। तो कोई भी दो वेक्टर्स ए और बी इस तरह से होंगे such that this angle is theta, such that angle between these two vectors is theta, और हमें इन दोनों का रिजल्टेंट यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ढूंढना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज सम न्यू वेक्टर, उसका नाम सी रख दिया। ठीक है, सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। नाउ हाउ दैट सी कैन बी लोकेटेड, तो मैं, क्योंकि मुझे ए में बी ऐड करना है तो ए के हेड पे बी की टेल आनी है, तो मैं इस बी वेक्टर को इसी के पैरेलल यहां शिफ्ट कर देता हूं। मैं यहां एक और एरो शो करता हूं इसी के पैरेलल, तो ये वेक्टर भी बी ही है। तो ए और बी ऐड हुआ तो ये रिजल्ट बना। अरे समझ में? और आप ऐसे ही ए को भी ट्रांसपोर्ट यहां कर सकते थे, तो ए को ट्रांसपोर्ट करते और ए की टेल को बी के हेड पे लाते। तो यहां से आप समझें कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वही होता है जो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर है। इस फिगर से क्लियर है, ए प्लस बी करो तो जो सी आता है, बी प्लस ए करो तो भी वही सी आता है। और ए वेक्टर बी वेक्टर में एंगल थीटा था, हमने इसको यहां पैरेलल ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो यहां ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल ए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल बी, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल सी, यानी ये इस ट्राइंगल में ए बी सी साइड्स हो गई। तो मुझे ए गिवन है, बी गिवन है और थीटा गिवन है, मुझे ढूंढना क्या है, सी। तो इस ट्राइंगल में यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस, देखो ये थीटा है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो इस cos 180 माइनस थीटा, आई एम यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस, cos ऑफ दिस एंगल, ये क्या होना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab।
ठीक है। अब हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि cos ऑफ 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो इस 2ab को यहां ले आइए, माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जिससे सी का आंसर आ रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स मोस्ट कॉमनली हमें करना होता है, तो टू वेक्टर्स के एडिशन में आप ये बात याद रखें, वो वेक्टर दो फोर्सेस हैं, वो दो डिस्प्लेसमेंट हैं, उसका नाम क्या है वो छोड़ो। वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल अगर थीटा है तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट होता है। ठीक है, ये बात याद रख लें ताकि आपको क्वेश्चन में हर बार पूरा सॉल्व ना करना पड़े। हम ये ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं हर क्वेश्चन के अंदर, बट क्योंकि हमें जल्दी क्वेश्चन करना है तो हम ये बात एज रिजल्ट याद रख लेते हैं। और जो रिजल्टेंट सी बना, उस सी का खाली मैग्नीट्यूड ही चाहिए ऐसा नहीं है, उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। अब डायरेक्शन बताने के लिए जैसे हम या तो वेक्टर ए के साथ डायरेक्शन बता दें सी की, या बी के साथ बता दें। तो हम मान लो ए के साथ बता दें, कोई भी एक बताने से चलेगा कि अगर वेक्टर सी, मतलब सी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए हम ये कर रहे हैं दैट वेक्टर सी मेक्स एंगल फाई विद वेक्टर ए। हो सकता है हम बी से फाइंड आउट करने जाएं, वो अलग बात है। एक याद कर लीजिए, चाहे तो ए से डिफाइन करो चाहे बी से डिफाइन करो, क्योंकि ए और बी तो गिवन है ना, उनकी डायरेक्शन तो नोन है, तो उनमें से किसी भी एक के साथ रिजल्टेंट शो कर सकते हैं। तो मैं स्टैंडर्ड केस में ए के साथ शो कर रहा हूं। तो यहां पर ये साइड बी थी, राइट, दिस वेक्टर वाज बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड था स्मॉल बी। यहां पर एक राइट एंगल ऐसा एक कंस्ट्रक्शन करें। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में इफ दिस साइड इज बी देन दिस इज बी साइन थीटा, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये जो है ये होगा बी कॉस थीटा। यानी इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड थी स्मॉल ए और ये है बी कॉस थीटा और ये है बी साइन थीटा। तो व्हाट इज tan फाई? tan फाई इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यानी वो जो फाई है वो फाई है tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। If two vectors A and B having angle theta between them are added, then the magnitude of their resultant is a square plus b square plus 2ab cos theta under root. And if the resultant makes angle phi, if the resultant makes angle phi with the given vector A, then phi is tan inverse b sin theta upon a plus b cos theta। और यहां पर यूज्ड ये जो ए बी हैं ये गिवन वेक्टर्स के क्या हैं, मैग्नीट्यूड्स, यानी कि वैल्यूज। जैसे कहा जाए कि ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये 8 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, तो यहां ये 8 10 यूज होना। अरे समझ में? तो ये बात आप एज रिजल्ट याद रखेंगे ताकि हम डायरेक्ट जहां भी एडिशन करना हो तो इस रिजल्ट को यूज करते रहें। ठीक है? और नहीं तो मान लो ये नहीं याद रहता है तो बेसिक बात समझें कि आपने वेक्टर्स को ऐड कैसे करना होता है।
तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने किया ही इसलिए है क्योंकि ये बहुत कॉमन यूज होना है, हर टॉपिक में एडिशन करना होगा वेक्टर्स का, तो इसको याद करेंगे तो हो जाएगा। और धीरे धीरे क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है, ये अपने आप याद हो भी जाता है, ठीक है। तो आप इसको समझ लेंगे और जहां जरूरत होगी वहां यूज करेंगे। और इसके बेसिस पर, ऑन दिस बेसिस, हम फर्दर एक कुछ सिंपल से रिजल्ट बना लेते हैं, वो भी जरा समझें कि अगर थीटा 0 होता, ठीक है ना, जैसे S1 जहां है S2 भी वहीं है, तो फिर तो रिजल्टेंट अलजेब्रिक एडिशन ही होना था। अगर ये 2 है ये 5 है, या ये 5 है ये 2 है, तो 5 + 2 7 होना था। अरे समझ में, यानी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है जब उनके बीच में एंगल 0 होता है, व्हेन बोथ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। आप देखें यहां पर ए भी फिक्स है, खाली थीटा इसको चेंज करेगा। और हमने ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किया था कि कॉस थीटा की वैल्यू -1 और +1 से बाहर कभी नहीं होती है। तो ये सी कब मैक्सिमम है? जब कॉस थीटा मैक्सिमम है, यानी +1 है। +1 अगर इसको पुट करें तो क्या बनेगा? a² + b² + 2ab, यानी बनेगा a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट है तो रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा? a + b, यानी कि 5 + 2। और ऐसे ही अगर ये cos थीटा -1 कर दें, ये cos थीटा की मिनिमम वैल्यू है। जब cos थीटा मिनिमम होगा तो c मिनिमम होगा, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा तो c मैक्सिमम होगा। तो cos थीटा को -1 पुट किया तो ये बन जाता है a² + b² - 2ab, यानी ये बन जाता है a - b होल स्क्वायर, और ऊपर रूट है तो क्या बन जाता है? a - b। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन, उनका रिजल्टेंट मिनिमम होता है व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब उन वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होना। ये बात याद रखिएगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब होता है एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस, ठीक है। तो जब वेक्टर्स अपोजिट हैं का मतलब उनके बीच में एंगल 180 डिग्री है। यानी अगर ये जनरल सी बात कि कोई दो वेक्टर्स, वो फोर्स हैं कि डिस्प्लेसमेंट कुछ भी है, अगर उनके मैग्नीट्यूड्स हैं 5 और 2, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो आंसर है 7, 5 + 2। मिनिमम क्या हो सकता है? आंसर है 3। यानी 5 और 2 दो वेक्टर्स ऐड होंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन देम, यानी डिपेंडिंग अपॉन देयर डायरेक्शंस, उनका रिजल्टेंट 7 और 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को जनरलाइज कैसे करते हैं कि a + b ये अपने आप एक वेक्टर है का मॉड ऑफ a + b इज मैक्सिमम व्हेन एंगल between a vector and b vector is 0, and इसकी मैक्सिमम वैल्यू a + b। ये स्मॉल a स्मॉल b इनके मैग्नीट्यूड्स हैं। ऐसे ही a + b is minimum when angle between vector a and vector b is 180 डिग्री। और ये मिनिमम वैल्यू क्या है? का आंसर है a - b, ठीक है। यानी a
प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल समझाया कि मान लो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 और दूसरा है 4, तो इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम क्या हो सकता है, आंसर है 14, मिनिमम क्या हो सकता है, आंसर है 6। यानी 10 और 4 मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स जब ऐड होंगे तो इनका रिजल्टेंट 14 से 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उनके बीच में एंगल क्या है। अरे उसमें तो ये इतनी सब बात आप थोड़ा जल्दी से, इस बात को हम ऐसा भी एडिशन को जो भी एक्सप्लेन किया था ए बी, उसमें क्या लिया कि ये लिया ए, ठीक है ना, और ये लिया बी और ये एंगल था थीटा। तो बी को पैरेलल शिफ्ट कर दिया या ए को पैरेलल शिफ्ट कर दिया। ये जो फिगर बन रही है ये एक पैरेललोग्राम नहीं बन रहा है, और जो सी आप बना रहे थे इनका रिजल्टेंट, मैं अब सी लिख ही नहीं रहा हूं, बस ए प्लस बी। जब मैं लिखता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब है कि इट इज सम न्यू वेक्टर जिसका नाम सी हो सकता है। तो अभी बस ऐसे लिख दो, एक ही बात है वो। तो अगर दो वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनसे शो किए जाएं, तो उन साइड्स के बीच में जो डायगोनल होता है, देखो डायगोनल ये भी है, एक पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स हैं, जिन दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स की हेल्प से वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड हैं, तो उन साइड्स के बीच में जो डायगोनल होता है वो डायगोनल उन दोनों का सम होता है। और जब भी किसी वेक्टर डायग्राम में दो वेक्टर्स ऐसे शो किए जाएं कि उनकी टेल्स कोइंसाइड करती हों, ठीक है, तो उनको बोलते हैं कि वो को इनिशियल वेक्टर्स हैं। एक ऐसे नाम रखा हुआ को इनिशियल वेक्टर्स। अगर मान लो डायग्राम ऐसा बन जाए कि दो वेक्टर्स की हेड मिलते हैं आपस में, अगर इस तरह से उनकी टेल्स मिलती हों, जैसे ये ए और बी शो किया, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, राइट। और ऐसे ही अगर ऐसे शो कर दिए जाए, मतलब ऐसे शो हो जाए किसी केस में फिगर बने ऐसे, तो इन दोनों के हेड मिलते हैं, तो बोलते हैं कि ए एंड बी आर को टर्मिनस वेक्टर्स। तो अगर टू वेक्टर्स ए एंड बी को इनिशियल हैं और वो किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के अलोंग है, तो उस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो उन दो साइड्स के बीच में होता है वो उन दोनों का रिजल्टेंट होता है। एज स्टेटमेंट, हमें ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक बात को घुमा फिरा के 10 तरीके से बोलते रहते हैं, तो ये भी अपने आप में एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और ऐसे ही एक बात कि जब, जैसा भी मैंने समझाया है कि एक वेक्टर है 10, एक वेक्टर है 4, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है मैक्सिमम, तो 14, मिनिमम क्या हो सकता है 6। अगर मान लो दो वेक्टर्स हैं दोनों ही 10 10 हैं, तो इनका मैक्सिमम क्या हो सकता है, आंसर है 20, और मिनिमम क्या हो सकता है, आंसर है 0। तो हमारे पास ऐसा हो सकता है जैसे डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 ऑल्सो ना, ए से चले बी, बी से फिर वापस ए पे आ गए, तो 0 डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि एक वेक्टर ए में जब कोई वेक्टर बी ऐड होगा तो रिजल्ट एक वेक्टर ही होगा, तो ऐसा हो सकता है
कि रिजल्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आ जाए। ठीक है, तो हमने अगेन एक कन्वीनियंस के लिए एक टर्म ऐसे डिफाइन की हुई है नोन एज नल वेक्टर, यानी दो ऐसे वेक्टर्स का सम जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो उनका रिजल्टेंट एक नल वेक्टर होता है। नल वेक्टर इज ए वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 0। कोई पर्पज नहीं है, एक डेफिनेशन सी बनाई हुई है। आप समझें, जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ही नहीं होता है तो क्वांटिटी डिफाइन ही क्यों कर रहे हो। जैसे मैं कहूं कि मैंने किसी कार पे फोर्स लगाई, कितनी लगाई, तो मैंने कहा 0 लगाई, तो फिर बात खत्म हो जाती है। इस फोर्स का कोई इफेक्ट थोड़ी आना है कार पर, लेकिन फिर भी क्योंकि हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर, तो अगर आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स करके रिजल्ट एक 0 आ रहा है तो रिजल्ट तो एक वेक्टर था ना, तो इसलिए एक डेफिनेशन बना दी कि हाँ, ऐसा वेक्टर पॉसिबल है जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। इसको क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। वो अलग बात है कि नल वेक्टर, जैसे वेक्टर की कोई डायरेक्शन होती है, तो कोई पूछे कि नल वेक्टर की क्या डायरेक्शन होती है, तो नल वेक्टर की कोई डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। आप नल वेक्टर को जो मर्जी डायरेक्शन दे दो, जो मर्जी डायरेक्शन बोल दो, क्योंकि उसका इफेक्ट ही नहीं है ना। अगर दो फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है तो एक्सेलरेशन तो मिलना ही नहीं है। तो मान लो एक फोर्स ईस्ट में एक्ट होती थी, एक वेस्ट में एक्ट होती थी, और मैंने उनका रिजल्टेंट बनाया 0, तो 0 को मैं ईस्ट बोल दूं, 0 को वेस्ट बोल दूं, एक ही बात है वो। ठीक है, तो थ्योरेटिकली ऐसा बोलेंगे कि एनी डायरेक्शन कैन बी असाइंड फॉर ए नल वेक्टर, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होना है। वेलोसिटी का क्या इफेक्ट है, पोजीशन को चेंज करना। इफ आई से दैट आई हैव 0 वेलोसिटी, तो 0 वेलोसिटी, तो बोलूं 0 वेलोसिटी इन डायरेक्शन नॉर्थ, तो इसको नॉर्थ बोलो कि इसको साउथ बोलो, कि ईस्ट बोलो या वेस्ट बोलो, इफ इट इज 0 तो आप जो मर्जी डायरेक्शन बोल दो, इफेक्ट तो होना ही नहीं है। ठीक है, सो एनी डायरेक्शन कैन बी असाइन टू ए नल वेक्टर। इसी तरह से अगर कोई वेक्टर ऐसा होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको भी एक नाम दिया हुआ है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एनी वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर अगर कोई है तो उसको डिनोट करने के लिए, जैसे ये कोई ए वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है, जैसे कोई वेक्टर शो करते तो एरो बनाते हैं ना ऐसा, तो ये पता लगता है कि वेक्टर है। तो एरो की बजाय इस पर ना, इसको बोलते हैं कैप, ऐसा साइन लगाते हैं, एंड वी प्रोनाउंस इट एज ए कैप। तो कैप बनी है तो भी ये वेक्टर है, बट कैप क्या डिनोट कर देती है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इट इज ए यूनिट वेक्टर, इट इंप्लाइज दैट इट इज ए यूनिट वेक्टर। ए कैप इज यूनिट वेक्टर। और एक सिंपल सी बात कि किसी वेक्टर को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो एक जनरल सी बात है ये कि किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो खाली मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होना है, डायरेक्शन जो वेक्टर के पास थी मल्टीप्लाई होकर जो रिजल्ट बनेगा उसकी डायरेक्शन वही रहेगी। एग्जांपल समझे बात को, जैसे आपने 9th में पढ़ा है कि फोर्स इज ma। अब F एक वेक्टर है, A एक वेक्टर है, मास थोड़ी वेक्टर है। तो ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मास इज 2 kg एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो जो फोर्स वेक्टर बनेगा जो कि मास टाइम्स ए है, तो 2 into 3 मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे। व्हाट इज 2 into 3? 6।
तो 6 और यूनिट भी आने साथ में, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन रहेगी टुवर्ड्स नॉर्थ। यानी जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वेक्टर का खाली मैग्नीट्यूड बदलता है, डायरेक्शन रिमेन सेम। और मैग्नीट्यूड कैसे बदलता है? बस उसके अपने मैग्नीट्यूड के साथ स्केलर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाता है। अरे उसमें तो ऑन दैट बेसिस, ये जो बेसिक सी बात है, हम कोई फोर्स है, एक एग्जांपल समझे बात को, ये फोर्स है 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 10 टाइम्स 1 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, ये कोई मैग्नीट्यूड है 10 और ये क्या है 1। तो इस वेक्टर में खाली मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा। यानी यहां आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एफ क्या था? आंसर है 10। तो आपने एफ वेक्टर क्या लिख दिया कि ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, और इसी एफ की डायरेक्शन में, नॉर्थ में एफ था ना, तो नॉर्थ में ये है, लेकिन ये क्या है 1, तो ये क्या है एफ कैप। यानी एक वेक्टर एफ कैन बी रिटन एज मॉड एफ टाइम्स एफ कैप, ठीक है। एनी वेक्टर, वेक्टर ए कैन बी रिटन मॉड ए टाइम्स ए कैप, मॉड ए टाइम्स ए कैप। यानी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है। एनी वेक्टर when divided by its own magnitude gives a unit vector in the same direction, ठीक है। तो ये एडिशन जो भी समझा है इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में और आगे बात करेंगे। एडिशन तो यही है, इसमें कुछ और प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें फिर डिस्कस करना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है।